जय हिंद। कैरियर इंग्लिश के इस YouTube चैनल पर कुछ सीखने और सिखाने के इस कार्यक्रम पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति चैप्टर नंबर 1 का पैराग्राफ 8 तक डिस्कस किया था और हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की आम जनता किस प्रकार से अपने खेतीबाड़ी यानी कृषि का कार्य करते हैं और वे ट्रू होम रूल को एंजॉय करते हैं, अपने गांव में किस प्रकार से रहते हैं और शहरों से दूरी बनाते हैं। पैराग्राफ 9 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज, यानी इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता के बारे में जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया उसी प्रकार से कितने ही इनके समर्थकों ने ऐसा पहले भी वर्णन किया हुआ है। एंड नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। हालांकि यह बात सच है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी सिविलाइजेशन हो पूर्णता हासिल नहीं किया हुआ है, परफेक्शन किसी में नहीं है। लेकिन the tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, that of the Western civilization is to propagate immorality। लेकिन हमारी सभ्यता की प्रवृत्ति है कि हम नैतिकता को, मोरल बीइंग को बढ़ावा देते हैं, उसे ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात किया जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, लेकिन यह जो पश्चिमी सभ्यता है यह अनैतिकता को बढ़ावा देती है, फैलाती है। द लैटर इज गॉडलेस, और यह जो आधुनिक सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यह क्या करती है, यह ईश्वर विहीन है, इसे भगवान पे विश्वास नहीं है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, लेकिन हमारी जो सभ्यता है उसकी पूरी आस्था भगवान के ऊपर है, चाहे जिस धर्म के हो, लेकिन उसके अपने भगवान के ऊपर पूरी आस्था होती है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर टू इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट। आगे गांधी जी कहते हैं कि चूंकि हम लोग ऐसा समझते हैं और ऐसा मानते हैं तो भारत के हर प्रेमी को चाहिए कि उसे अपनी सभ्यता से इस प्रकार से चिपक कर रहे जैसे एक प्रकार से एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक कर रहता है और उससे उसे बहुत सारा प्यार, ममता और पोषण मिलता है। अगर हम भी अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से चिपक कर उसमें लिपट कर रहते हैं यानी उसका त्याग नहीं करते हैं तो हमें भी हर जगह मान, सम्मान और पोषण मिलेगा। पैराग्राफ 10 देखिए। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग। आगे वे कहते हैं आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, ऐसा नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता से मैं नफरत करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर। हालांकि वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत करता हूँ, बल्कि कहीं ना कहीं मैं पश्चिमी सभ्यता का एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि कई सारी चीज़ें इस वेस्टर्न लिटरेचर से, साहित्य से मैंने भी सीखा है। But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs। आगे वे कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें मैंने इस पश्चिमी सभ्यता से सीखी है उसमें कई सारी बातें तो मैंने यह भी जाना है कि अगर हम भारतीय लोग चाहते हैं कि हमारी सभ्यता पूरी दुनिया में जाना जाए, पहचाना जाए, तो मुझे अपनी सभ्यता के बारे में खुद भी जानना होगा और लोगों को इनकी अच्छाइयों के बारे में बताना होगा। और अपने देशवासियों से मैं पूरी निष्पक्ष रूप से फ्रैंकली यह कहना चाहता हूँ कि सालों साल की अनुभव को प्राप्त करने के बाद मैंने ऐसा पाया है कि यह जो आधुनिक सभ्यता है यह कुछ भी नहीं है। यह आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, दैट इज़ दैट वी मस्ट शन इट
एट ऑल कॉस्ट। और मैंने बस यही सीखा है कि हर हाल में भारत के लोगों को इसका त्याग कर देना चाहिए, इस आधुनिक सभ्यता की, इसकी परंपराओं को नहीं सीखना चाहिए। यानी हमारी जो सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता है, वह इन सभी सभ्यताओं से काफ़ी बेहतर और सुंदर है। आगे देखिए पैराग्राफ 11 क्या कहता है। What is that modern civilization? कहते हैं कि यह मॉडर्न सिविलाइजेशन आखिर है क्या। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह सिर्फ एक भौतिक चीज़ों की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर छुपे हुए ब्रूट, निर्दयता, पशुता की पूजा है। इट इज़ अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, यह बिल्कुल शुद्ध रूप से कहा जाए तो यह भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। कहते हैं कि यह आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर इसको यह कह दिया जाए कि हर कदम कदम पर जो आप मटेरियल यानी भौतिक चीज़ों की बढ़ावा देते हैं, उसकी कामना करते हैं, उसी की पूजा करते हैं, अगर ऐसा आप छोड़ दीजिए तो इसके अलावा यह आधुनिक सभ्यता कुछ है ही नहीं। मॉडर्न सिविलाइजेशन सिर्फ भौतिक वस्तुओं को, सुख देने वाली चीज़ों को ही अच्छा मानता है, उसी की पूजा करता है। यहाँ तक कि वह कहता है कि यह भगवान से ज़्यादा बेहतर है। हमें अभी गर्मी के दिन में ठंडा मौसम चाहिए और ठंडा के दिन में गर्मी जैसा गर्म वातावरण चाहिए, तो हम लोग एसी, कूलर, फ्रीज, फैन, बहुत सारी चीज़ें बना रखा है। गर्मी के दिन में ठंडे लाने का, ठंडे के दिन में हीटर के थ्रू गर्मी लाने का प्रयास किया है और कई सारी चीज़ें उन्होंने आविष्कार कर लिया है। तो वो कहते हैं कि यह भगवान जो हमको एक निश्चित मौसम में कुछ देता है, उसे मैं जब चाहूँ पा सकता हूँ, तो वह भौतिक चीज़ों को ही भगवान से ज़्यादा बेहतर मानता है। अगर इन सब चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को अगर छोड़ दे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यह सिर्फ फुल भौतिकवाद है, भौतिक चीज़ों की, भौतिक वस्तुओं की ही पूजा है। पैराग्राफ 12 देखिए। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। आगे हालांकि वे कहते हैं कि यह अगर बेकार नहीं तो कम से कम बिना जरूरी का तो ज़रूर है कि हम दो सभ्यताओं को मेरिट की तुलना कर रहे हैं, उसे तौल रहे हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। वे कहते हैं कि हो सकता है कि पश्चिमी सभ्यता ने जिस वातावरण में परिवेश पाया है, उसके वातावरण के अकॉर्डिंग उसकी सिविलाइजेशन अच्छा हो, उसको सूट करता हो। एंड सिमिलरली, और ठीक उसी प्रकार से, वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फेयर्स। और वे कहते हैं कि उसी प्रकार से जो हमारी सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, वो हमारे क्लाइमेट को सूट करता है, इसीलिए दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है ना। हमें किसी दो सभ्यताओं को तुलना नहीं करना चाहिए, उसके गुणों या अवगुणों की तुलना करना व्यर्थ है, इसे ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आगे देखिए पैराग्राफ 13। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। आगे वे कहते हैं कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यह जो आधुनिक सभ्यता है, इसकी अगर प्रमुख विशेषताएं की बात किया जाए, इज़ एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मनुष्य की जो चाहते हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, उसको अनंत कर देना, उसको बढ़ावा देना, मल्टीप्लाई करना, यही गुण है किसका? यह आधुनिक सभ्यता की यही विशेषता है। The characteristics of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants। लेकिन जो भारतीय सभ्यता है उसकी विशेषता क्या है? तो वो कहता है कि हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वह इच्छाएं अनंत है, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, इसको रेगुलेट करना चाहिए, यानी इस पर कंट्रोल करके रखना चाहिए, इसको अपने अधीन रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं जाना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं के अधीन चले गए तो यह हमें दुख देगा, यह हमें तबाही, बर्बादी की ओर ले जाएगा, हमारा विनाश हो सकता है।
The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। आगे वे कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है, जिसको आप आधुनिक सभ्यता कहते हैं, उसकी असंतुष्टता का कारण क्या है? यह भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है। फ्यूचर स्टेट यानी भविष्य की जो परिस्थितियाँ हैं उसे कंट्रोल करना चाहता है, उस पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहता है, स्वर्गिकता को प्राप्त करना चाहता है और डिवाइन पावर को यह चैलेंज करता है। यह चाहता है कि भविष्य की चीज़ों को मैं कंट्रोल करूं, इसीलिए वर्तमान की इतनी सारी जो वर्तमान में इतने सारे इन्होंने आविष्कार किया है, इन सब के बावजूद यह असंतुष्ट है और आगे भविष्य को कंट्रोल करने की सोच रखता है। The restraint of ancient और ईस्टर्न civilization arises from a belief। जबकि जो हमारी पूर्वी सभ्यता है, जिसको प्राचीन सभ्यता या भारतीय सभ्यता कह सकते हैं, इसका क्या सोच है? तो arises from a belief, इनका विश्वास है संतोष में, संयम में। ये मानते हैं कि हमें संयम रखना चाहिए often spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। यह भविष्य को कंट्रोल करना नहीं चाहता, बल्कि डिवाइन पावर पे यानी सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है उसकी शक्तियों पर इन्हें विश्वास है और यह संयम रखना चाहता है। यह बतलाता है कि संयम रखिए, भविष्य में जो होगा वह बेहतर होगा। पैराग्राफ 14 देखिए। पैराग्राफ 14 कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग। कहते हैं आगे कि आधुनिक आविष्कार यानी आधुनिक सभ्यता के कुछ आविष्कार इतने ब्रिलियंट एंड इमीडिएट हैं, इतने प्रभावकारी हैं कि यह आपको पागल करके छोड़ देगा। इससे अपने आप को आप रोक नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। कहने का मतलब क्या है? आप जानते ही हैं, ये जो आविष्कार है, जैसे आज के डेट में मोबाइल का आविष्कार है, कोई व्यक्ति अब मोबाइल से अपने आप को दूर रख सकता है? नहीं रख सकता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर है, कितनी सारी चीज़ें जो आविष्कार है, कहा कि वो इतना पागल कर देने वाला है कि इंसान पागल हो गया है उसके पीछे, उसके बिना रह नहीं सकता है ना। मोबाइल का हाल आप देख ही रहे हैं। किसी ज़माने में कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर भी लोगों को पागल कर दिया था। जीवन के जो तौर तरीके थे जीने का, सब कुछ बदल के रख दिया था। आज मोबाइल बदल के रख दिया है। But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance। लेकिन वे कहते हैं कि मेरा मानना है कि लोगों का विजय इसमें नहीं है, लोगों की जीत इसमें नहीं है। लोगों की जीत किस में है? रेसिस्टेंस में है। We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure। इनका कहना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने से अप्राकृतिक चीज़ें बना रहे हैं जो सुख देने वाली है, जो क्षणिक सुख देने वाली है। कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं मनुष्य इस परमानेंट गुड को, परमानेंट यानी हमेशा के लिए रहने वाली जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो हमें हमेशा से सुख देते आया है, उसके बदले में इस क्षणिक सुख को प्राप्त कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि इन प्राकृतिक सुख सुविधाओं को, इस सुखों को हम खो बैठे और बदले में हमें क्या मिले? तो यह क्षणिक सुख मिले। इस प्रकृति ने हमें जीने के लिए और जीवन को सुंदर बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दी है और परमानेंट तौर पर दी है। यानी असल खुशियाँ, असल चीज़ें प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक सुख सुविधाओं में था, जिससे हम स्वस्थ होते थे, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता था, हमारा शरीर स्वस्थ रहता था और हम सुखों का आनंद ले पाते थे। यह प्राकृतिक सुख से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। प्रकृति ने हमारे लिए इन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं कर रखी थी, लेकिन हम लोगों ने इस क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू किया और प्रकृति के बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने नुकसान पहुंचा भी दिया है और उथल पुथल कर दिया है। और बदले में हमने जो आविष्कार किया है वह क्षणिक है, वह परमानेंट नहीं है, क्षणिक सुख है। तो पैराग्राफ 15 देखिए। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries of things of religion, of the spirit, of the soul। कहते हैं आगे कि जिस प्रकार से वेस्ट ने यानी पश्चिमी देशों ने they have made wonderful discoveries, कई सारे आश्चर्यजनक खोज किए हैं in things material, भौतिक चीज़ों के मामले में जिस प्रकार से उसने कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का खोज कर दिया है। Similarly Hinduism has made still more marvelous
ट्रेमेंडस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। और हम लोगों ने भी आविष्कार किया है, हम लोगों ने भी खोज किया है, लेकिन हमारा आविष्कार, हमारी खोज धर्म के प्रति है, शांति की ओर है, सुख की ओर है कि हमारे इस धरती पर आने का क्या मकसद है, हम जीवन में अपने दुख को कैसे हरा सकते हैं और सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस त्याग में, लोगों की भलाई में भी सुख है। आप कभी लोगों की भलाई करके देखिए, कभी किसी को कुछ गरीबों को कुछ दान करके देखिए, इसमें भी सुख प्राप्त होता है। सुख जो है, सुख की खोज में जो पश्चिमी देश है उन्होंने कई सारी चीज़ें बनाए जो हमें क्षणिक सुख देता है, लेकिन हमारे देश की सभ्यता ने उस चीज़ की खोज की कि आत्मा, प्रेत आत्मा, धर्म, संतुष्टि, संतोष, सुख जो है यह मेंटल कंडीशन है, यह चीज़ों से नहीं प्राप्त हो सकता है, बगैर चीज़ों के भी सुख हमें हमारे अंदर है। इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे निखार सकते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमारे बहुत सारे पूर्वज के बहुत सारे विद्वानों ने, संतों ने इस क्षेत्र में काफ़ी सारी खोज किए हैं जो आज भी इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में काफ़ी काम आता है। दोस्तों, आप जानते भी होंगे आज पश्चिम देशों के लोग हमारी बहुत सारी चीज़ों को अपना रहे हैं, जैसे हमारे देश की खोज की हुई योगा, संतोष, है ना, और बहुत सारी परोपकारी चीज़ों को अपना रहा है। और उसने इस बात को जान लिया है कि इस देश ने भी कई सारी चीज़ें अध्यात्म के क्षेत्र में खोज किए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ 16, बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। गांधी जी आगे कहते हैं, लेकिन हमें आँख नहीं है इन सारी आविष्कारों को देखने का, इन सारे खोज को देखने का जो हमने अध्यात्म के क्षेत्र में किया है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। बल्कि हम लोग यह जो वेस्टर्न पश्चिमी देशों के साइंस ने जिस खोज को, जिस आविष्कार को किया है, उसकी चकाचौंध में हम लोग डूब गए हैं। होता है ना, जब आप बहुत रोशनी वाले जगह पे जाते हैं, आंखों पर बहुत तेज रोशनी पड़ता है, तो उसकी चकाचौंध में हम लोगों को बाकी कुछ नज़र नहीं आता। उसी प्रकार से इस साइंस ने, आज के ज़माने के साइंस ने और आविष्कार ने हमें पागल बना कर रख दिया है। बहुत डिप्रेशन बढ़ गया है, बहुत सारी नई नई बीमारियाँ आ गई है, लोगों को आज भी जीवन जीने में शांति नहीं मिल रही है, उसे बहुत सारी परेशानियां हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है। तो इन सब चीज़ों में साइंस ने कोई आविष्कार नहीं किया है। वह आविष्कार, वह खोज हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ने लाखों हजारों वर्ष पहले कई सारी चीज़ें कर रखा है। आई एम नॉट इनैमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। गांधी जी कहते हैं कि ये सब जो आविष्कार हो रहे हैं, ये सब चीज़ों से मैं मोहित नहीं हूँ, क्योंकि यह सुख देने वाली नहीं है, यह क्षणिक सुख देती है, परमानेंट तौर पर यह हमें सुख नहीं देती है। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज द गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। आगे वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भगवान का ही रहस्य छुपा हुआ है। वे चाहते हैं कि भारत जो है इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस आविष्कार के चक्कर में न पड़े, ताकि वो अपने इस स्पेशल मिशन को पूरा कर सके कि इन सब चीज़ों में तुम्हें खुशियाँ नहीं मिलेगी। खुशियाँ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे आत्मा में है, तुम्हारे अच्छे संस्कार में है। अगर तुम लोगों की भलाई के लिए काम करते हो और शांति से, सुख से, अध्यात्म के क्षेत्र में रहते हो, हमारी सभ्यता के द्वारा जो अच्छाइयाँ बतलाई गई है उस तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं, संतोष रखते हैं, तो आप सबसे सुखी इंसान हो सकते हैं। पैराग्राफ 17 देखिए, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। अंत में वह कहते हैं कि आखिरकार हमारे हिंदुइज्म में कुछ तो बात है कि यह अभी तक जीवित है। इट हैज़ विटनेस्ड अ फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। कहा कि आखिर हमारी संस्कृति में, हिंदुइज्म में कुछ तो बात है जो यह आज तक जीवित है, और यह अपने आँखों से कई सारे बड़े बड़े जो दुनिया के बड़े बड़ी सभ्यताएं थी उसका नाश होते हुए दिखा है। जैसे ईरान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सीरियन, पर्सियन, इजिप्टियन, ये सारी सिविलाइजेशन जो बहुत बड़े बड़े सभ्यताएं थी, इन सब का नाश होते हुए हमारी सभ्यता ने देखा है, और हमारी सभ्यता आज भी जीवित है। इसका मतलब इस हिंदुइज्म में कुछ तो बात है। वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस। वे कहते हैं कि आखिर वह रोम, वह ग्रीस कहाँ गया। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन। वे कहते हैं कि आज तुम्हें कहीं ढूंढने से भी यह गिब्बन का इटली मिलेगा। और रैदर
द एंशियंट रोम, या प्राचीन रोम की सभ्यता दिखाई देगी, और रोम वाज इटली, या टू ग्रीस, वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। वे कहते हैं कि चले जाइए यूनान, और वहाँ की जो विश्व की सबसे बड़ी गुफा संस्कृति थी, सभ्यता थी, वह आज कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, फिर आप भारत आ जाइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। वे कहते हैं कि पूरी दुनिया का भ्रमण कर लीजिए, पूरी दुनिया में जाके सभ्यताओं के बारे में आप पता कर लीजिए, किताबों से, प्राचीन लेख से प्राप्त कर लीजिए कि कहाँ की क्या सभ्यता थी। पूरी दुनिया में वो सारी सभ्यताएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर आप हमारे देश भारत आइए, भारत की सभ्यता को आप किसी अच्छे पुस्तकों में, लेखों में पहले पढ़ लीजिए, पूरे अच्छे से पढ़कर फिर भारत में आकर देखिए। आज आप खुद ही कह बैठेंगे कि हाँ, आज भी वह प्राचीन सभ्यता जो मैंने उन पुस्तकों में पढ़ा है, उन इतिहास की बातों से जाना है, वो आज भी भारत में देखने को मिल जाएगा। पैराग्राफ 19 देखिए। ट्रू देयर वेयर डंग हिप्स टू हेयर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम। वे कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि हमारे यहाँ आपको जहाँ तहाँ गोबर की ढेर दिखाई देंगे। अंग्रेज जो है क्रिटिसाइज करते थे कि भारत में गोबर, मिट्टी, इसके अलावा है क्या। वही गांधी जी कह रहे हैं कि यह बात सही है कि हमारे यहाँ जहाँ तहाँ आपको गोबर का ढेर दिखाई देगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसी धरती में, इस गोबर के ढेर के नीचे और इसी धरती में आपको कितने खजाने छुपे हुए हैं। हमारे लहलहाते खेत इसी मिट्टी का देन है। यह हमारी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, और इस गोबर से हमने कितने ही फसलों को, मिट्टियों को उपजाऊ बनाया है। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। और वो कहते हैं आखिर यह सब कैसे संभव हो पाया है। तो हम लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि हमें विकास करना है, लेकिन भौतिक चीज़ों का विकास नहीं करना है, अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास करना है। हमें असल खुशियाँ, असल शांति की ओर बढ़ना है। विश्व को एक नया मार्ग दिखाना है, एक रास्ता दिखाना है कि खुशियाँ जो है इन वस्तुओं में नहीं रखी हुई है। खुशियाँ हमारे मनुष्य के अंदर है, हमारी आत्मा में, हमारे दिल में है। लोगों की भलाई करके भी हमें खुशियाँ मिल सकती है। लोगों पे परोपकार करके, लोगों के मानव जीवन को सफल बना के, उसके कल्याण की कार्यों को करके भी हमें खुशियाँ मिलती है। पैराग्राफ 20 देखिए। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल। आगे वे कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है, वह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम अपनी चाहतों को, इच्छाओं को खूब बढ़ाते चले जाएं और इसमें डूब जाएं, बल्कि बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल, बल्कि हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करें, लगाम लगाएं, क्योंकि इच्छाएं अनंत है, यह हमें दुख देने का कारण बनता है। तो हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें और संतोष के रास्ते पे बढ़े। इससे क्या होगा, हमें असल सुख, असल खुशियाँ प्राप्त होगा। अगर आप 21 कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, कि इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोप के लोगों को सूट करता होगा, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी इंडेवर टू कॉपी इट। लेकिन अगर पश्चिमी सभ्यता को हम भारतीय अगर कॉपी करते हैं तो यह हमारी बर्बादी का कारण बनेगा, हमारे विनाश का कारण बनेगा। इसलिए हम इसे कॉपी नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड असिमिलेट वाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम दुनिया के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं और जो अच्छी चीज़ें उसको हम हासिल नहीं कर सकते हैं, उसमें घुल मिलकर नहीं रह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। और आगे वे कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। ऐसा भी नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता में जो बुराइयाँ घुस चुकी है, वह पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, वे वेस्टर्न लोग, ऐसा नहीं है कि उस बुराइयों को अलग नहीं कर सकते हैं या अपने आप को उससे अलग नहीं रख सकते हैं। वे लोग भी कर सकते हैं,
पैराग्राफ 22 देखिए, द incessant सर्च ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। आगे वे कहते हैं कि द incessant सर्च ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स, यानी जो भौतिक सुख देने वाली वस्तुओं की लगातार खोज कर लेना, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उसको बहुत ज़्यादा बहुलता प्रदान कर देना, उसकी संख्या को बढ़ा देना, इज सच एन ईविल एंड आई मेक बोल्ड, यह एक बुराई है, यह बुराई है, एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मैं बड़ी ही बहादुरी के साथ यह कहना चाहूँगा दैट यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, कि जो यूरोपियन लोग हैं वह भी अपने इस दृष्टिकोण में, इस सोच में, इस नज़रिए को बदले, इसको बदलने की ज़रूरत है। यानी सुख देने वाली चीज़ों को खूब ज़्यादा बढ़ाते जाएं, ऐसा करने से उसे लाभ नहीं मिलेगा, वह एक दिन इन वस्तुओं के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए उनको अपने नज़रिए में बदलाव करने की आवश्यकता है। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, उन्हें नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें जो उन्हें आज कंफर्ट्स दे रहा है, आज उन्हें आराम और सुख दे रहा है, उसकी बोझ के तले वे लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। आगे वे कहते हैं कि मैंने भी बहुत सारा अध्ययन किया है, हो सकता है कि मैंने जो पढ़ा है वो गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर जानता हूँ कि भारत में मौत का नेवाला के पीछे भागना निश्चित रूप से मौत के मुंह में जाना है। यानी कोई अजूबा वस्तु है, कोई ऐसा वस्तु है जिसके लिए मौत के रास्ते से होकर गुजरना पड़े और उसमें हमारी मृत्यु हो सकती है, वैसे चीज़ों को पाने का कोई महत्व नहीं है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वे कहते हैं कि अपने दिल पर खोद कर लिख लीजिए, अंकित कर लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि वेस्टर्न फिलोसफर ने भी इस बात को कहा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी मनुष्य का जीवन सादा लेकिन विचार उच्च होना चाहिए, यही जीने का सही तरीका है। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग एंड विद द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। वे कहते हैं कि आज लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने थिंकिंग को हाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इतना हाई कर लिए हैं, उन्हें लगता है कि हमारे जीवन का जो दौर तरीका है, इतने हाई सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च समुदाय के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा सोच उच्च होना चाहिए। भले ही आपका रहन सहन का स्तर निम्न हो, लेकिन आपका अगर सोच ऊंचा है तो आप एक उच्च व्यक्ति हैं, एक महान व्यक्ति हैं। आज हम लोग इसी खतरे में जी रहे हैं कि हम लोगों का जो थिंकिंग था वो हाई थिंकिंग नहीं हो पा रहा है, बस हाई लिविंग हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। पैराग्राफ 23 देखिए, यानी सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है यह। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलेंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। सभ्यता का यह मतलब नहीं है कि हम अपनी चाहतों को, इच्छाओं को लगातार बढ़ाते चले जाएं, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलेंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, बल्कि हमारी जो इच्छाएँ हैं उस पर कंट्रोल करना, संयम करना, यही सभ्यता है असल माने तो। consist not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment. यही एक चीज़ है जो इंक्रीज करता है और प्रोमोट करता है कंटेंटमेंट को, संतोष को। यानी हमारी ही सभ्यता एकमात्र है जो संतोष को प्रोमोट करता है। एकमात्र यही रास्ता है जिससे हमें संतोष और सुख प्राप्त होगा। रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ द सर्विस, और एकमात्र यही रास्ता है जिससे हमें असल खुशियाँ प्राप्त होगा। कैपेसिटी फॉर सर्विस, और लोगों को सेवा करने की हम में कैपेसिटी बढ़ेगी, हम में क्षमता बढ़ेगी, हम लोगों की भलाई का कार्य कर सकेंगे। पैराग्राफ 24 जो कि लास्ट पैराग्राफ है, देखिए। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। आखिर में गांधी जी कहते हैं कि कुछ हद तक तो भौतिक सुख, भौतिक आराम
सुख सुविधा जरूरी है, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो, ज़रूरत से ज़्यादा सुख की इच्छा हो, ज़रूरत से ज़्यादा भौतिक चीज़ें जो सुख देने वाली चीज़ें का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो यह जो है हमारी हेल्प करने के बजाय यह हिंड्रेंस का काम करेगा, यह हमारे जीवन में बाधा डालेगा, परेशानी डालेगा। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड ए स्नेयर। अंत में वो कहते हैं कि यह जो आइडियल है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स यानी हमारी जो इच्छाएं हैं उसको अनंत तक बढ़ाते चले जाएं, एंड सेटिस्फाइंग देम और उसको संतुष्ट करते चले जाएं, देम सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड ए स्नेयर, यह एक भ्रम, एक जाल जैसा प्रतीत होता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ डेड स्टॉप। तो वे कहते हैं कि अतः यह जो हमारी सोच है कि हम अपनी इच्छाओं को अनंत करते जाएं, बढ़ाते जाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करने के लिए प्रयास करें, यह एक भ्रम है, यह एक जाल है, फंदा है। इसमें सिर्फ आप फंस के रह जाएंगे और इसमें आपको परफेक्शन प्राप्त नहीं होगा। बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्चुअसनेस, इसको कहते हैं कि इससे पहले कि हमारी भौतिक या बौद्धिक विलासताएं बढ़ जाए और इसका क्षय हो जाए, इसका नाश हो जाए, अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेज, एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने सांस्कृतिक और भौतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार से बना ले, सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि मनुष्य की मानवता की भलाई में वे बाधा न बने और इसी मानवता की भलाई में हमारी सारी ताकतों को कंसंट्रेट किया जाना चाहिए, केंद्रित किया जाना चाहिए। तो ऐसा न हो कि हम अपने सुखों में, विलासताओं में इतने डूब जाएं कि मनुष्य की, मानवता की भलाई के लिए भी आगे न आ पाए और उसमें हम एक बाधा बनने का काम करें। तो इससे पहले कि हम अपनी विलासताओं में, सुख भरे संसार में, इस अप्राकृतिक सुख सुविधाओं में फंस कर रह जाएं और लोगों की भलाई में काम ना आ सके, यहाँ तक कि उसके लिए बाधा बने, इससे पहले हमें ऐसी परिस्थितियाँ बना लेनी चाहिए जिसमें हम शांति से रह सके और मानव धर्म में, मनुष्य की कल्याण में कुछ अपना कदम बढ़ा सके। तो ये था हमारा चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का फुल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।